हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का जो प्रैक्टिस सेट है नंबर 1 है, आपको बता दें। इस क्लास में हम बात करेंगे जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग। जितने भी जो संभावित प्रश्न बनते हैं और मैथ, जीके और रीजनिंग में कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो विजयनगर है इसकी जो प्राचीन राजधानी हम्पी है वह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। आपको बता दें, इससे एक प्रश्न और आपकी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो विजयनगर है इस साम्राज्य की प्राचीन राजधानी जो है हम्पी रही है। और इस शहर को, इस जो नगर को किसने बसाया था? तो दो भाइयों ने। कौन कौन? हरिहर और बुक्का। किसने बसाया था? ध्यान रखिएगा, हरिहर और बुक्का। ठीक है, किसने? हरिहर और बुक्का ने इस शहर को बसाया था। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने कब बताया था? 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना किया था। एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है। आपको बता दें कि जो है यहाँ पे 1886 में जो है यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल भी हम्पी को जो है घोषित कर दिया गया है। इस चीज आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मानवेंद्र नाथ राय, राजा राम मोहन राय या देवेंद्र टैगोर? तो जो शांति निकेतन है इसकी स्थापना किसने किया है? देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की स्थापना किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है शहनाई वादक जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, बताइए कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इनको भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? बताइए। द्रव्यमान, संवेग, कोण या गति? तो सदिश राशि की बात कर रहा है तो संवेग जो है क्या है? आपका एक सदिश राशि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर समझाएंगे बी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर गैस निर्मित होता है, बताइए कौन सा गैस निर्मित होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो है निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। किसके साथ? ए के साथ जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? बताइए। तो ये किस दे देशों की जो है सीमा पर स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल और तिब्बत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत की जो सीमा है सबसे अधिक जो है किस देश के साथ साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है, बताइए किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी, बताइए। बाबर लोधी के बीच में, अकबर हेमू के बीच में, अली राजा या चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, अकबर लोधी के बीच में? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच में। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, 5 नवंबर कब हुई थी भैया? 5 नवंबर 1900, सॉरी, 1556। 5 नवंबर 1556 में ये लड़ाई हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई कब हुई थी आपसे पूछ, तो ध्यान रखिएगा 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई जो है 1500 जो कब हुई थी? 1526 में। 1526 में जो है पहली लड़ाई हुई थी। 21 अप्रैल, ये भी ध्यान रखिए किस चीज के बीच हुई थी ये प्रश्न पूछ सकता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई मैंने आपको बता दिया कब हुआ था। दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था। अगर तीसरी लड़ाई की बात कर लें, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था?
1761 में हुआ था, तीसरी। ठीक है, 1761 में किससे इसके बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। जो है पूरे के जो मराठा थे, सदाशिवराव राव और जो है पेशवा जो थे, और अफगान के आक्रमणकारी जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए उच्च न्यायालय को अनुच्छेद डैश के तहत रीट जारी करने की शक्ति, बताइए। तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करने की जो है शक्ति है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है, बताइए। तो अनुच्छेद 44 का संबंध अगर बात कर ले हम, तो ध्यान रखिएगा ये किससे है, ये है आपके समान नागरिक संहिता से, ऑप्शन नंबर है सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, रवि, सतलुज, कोसी, व्यास। ध्यान रखिएगा ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका सतलुज नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देती है, तो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी मैंने अभी आपसे बताया 25 से 28 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ दोस्तों, सी के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे, 10वें सिख गुरु कौन थे, अगर आपसे पूछ ले भैया तो ये कौन थे, गुरु नानक देव थे, या आपके जो है गुरु अर्जुन देव थे, या आपके जो है गुरु रामदास थे, या गुरु गोविंद सिंह थे, तो ये कौन थे भैया, गुरु गोविंद सिंह थे जो है 10वें गुरु, ऑप्शन नंबर में जाएंगे साथ डी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में आते थे, शेरशाह सूरी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन की अगर बात कर लें तो ये अकबर के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर में जाएंगे बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि बगदाद किस देश की राजधानी है, सऊदी अरब, कुवैत, इराक या अफगानिस्तान, बताइए। बगदाद की बात कर लें तो ये इराक की जो है क्या है, राजधानी है, ऑप्शन नंबर जाएंगे सी के साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा था, ये किसने गढ़ा था, ध्यान रखिएगा, कविचंद्र कलिचरण पटनायक ने, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, एक चौथाई, आधा, तीन चौथाई या दो तिहाई। तो ये ढका हुआ, ध्यान रखिएगा भैया, तीन चौथाई ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के, सॉरी, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका जो है बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर, कर्नाटक। तो मणिपुर का जो है पुंग चोलम जो है ये लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला प्रश्न बताइए, माना जाता है कि दिल्ली की महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसकी उपलब्धियों की दर्ज है, तो जो दिल्ली का लौह स्तंभ है ये किसकी उपलब्धि को दर्ज करता है भैया, तो ये करता है भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि हनुमान की एक इंडियन एआई मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बताइए। कि किसके द्वारा किया गया है, भारत के द्वारा, जिसे हम जीपीटी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीपीटी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताइए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है, ध्यान रखिएगा, 1600 में हुआ था। कब हुआ था भैया, 1600 ईस्वी में जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कर्पूरी देवी एक ख्यात नाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, तो ये मधुबनी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्राडी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्राडी नृत्य है ये कहाँ पे किया जाता है, केरल में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, केरल में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी थी, दिल्ली में कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी है, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार की जो है नींव रखी गई है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, बताइए। तो हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत, सॉरी दक्षिण अफ्रीका,
जापान, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से बात कर लें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आयरलैंड से अगर बात कर लें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है? आपकी आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये सब कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, बताइए। तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस किताब लिखी गई है। किसके द्वारा? ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ जो है दोस्तों? आपके बी के साथ। ठीक है, किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा क्या है, बताइए। तो जापान की मुद्रा ध्यान रखिएगा येन है। क्या है? येन है। ठीक है, अगर दिरहम की बात कर लें तो ये संयुक्त राष्ट्र में जो है अमीरात की है। अगर हम बात कर लें क्रोनर की तो ये सिडविन की है, और अगर बात कर लें युआन की तो ये चीन का है। ठीक है, इसका है ये यूएई का है, और ये आपका कहाँ का है भैया? ये आपका कहाँ का है? सिडविन का है, और ये आपका चीन का है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस दिन जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन विश्व जो है पृथ्वी दिवस के रूप में माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष ध्यान रखिएगा 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विश्व के जलभृतों में डैश से जोड़ा थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया गया है, कितना प्रतिशत, बताइए। तो ये किया गया है भैया कितना प्रतिशत जो है आपका? 30%। कितना प्रतिशत भैया? 30% किया गया है, ध्यान रखिएगा। कितना? 30%। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है। इस प्रकार की सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डैश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। नंबर जो है सी सही है। अगला प्रश्न क्या रहा है, बताइए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है नुआखाई एक फसल उत्सव है जो भारत के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ? डी के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों की। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या भुवनेश्वर, बताइए कहाँ पे है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो ये सहनाई से जो है संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो ये है कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो गांधी और इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था भैया? ये हुआ था आपका जो है 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता किस देश में आयोजित किया जाता है? तो लंदन जो है टेनिस प्रतियोगिता ध्यान रखिएगा ये इंग्लैंड में जो है आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं कि टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा इसके लिए जो लंबाई होती है आपकी कितनी होती है? ये 2.74 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रसिद्ध कटक रूपा तारकासी ने हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग अर्जित किया है। यह किस भारतीय राज्य में स्थित, बताइए। तो ये है आपका जो है कहाँ पे स्थित है भैया? ओडिशा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका ये कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच में कितनी दूरी होती है? कितने
तो ये होती है कितना, 12 गज की दूरी होती है। कितना दोस्तों, 12 गज की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री अगर पूछ ले, ध्यान रखिएगा, आर के शनमुखम शेट्टी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले अगर पूछ ले आपसे जो है खाद्य तथा कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री की बात कर ले तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। विधि मंत्री की बात कर ले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भूदान आंदोलन का प्रारंभ इनमें से किसने किया था। तो भूदान आंदोलन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसने किया था, आपका सॉरी, ये विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। तो ये किससे प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो भारत के, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे होता है, केरल में होता है। ऑप्शन नंबर ए सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय मानक समय की यमोत्तर जो रेखा है वो कहाँ से नहीं गुजरती है, पूछ रहा है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है, झारखंड से ये नहीं गुजरती है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो ये कहाँ पर स्थित है भैया, ये कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो जो डुरंड लाइन है ये भारत की सीमा जो है किसके साथ निर्धारित करती है, ध्यान रखिएगा, ये अफगानिस्तान के साथ जो है निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। हड़प्पा सभ्यता का युग क्या था, कांस्य युग था, या लोक या नवपाषाण या पूरा पाषाण। सही। तो हड़प्पा सभ्यता का जो युग माना जाता है ये कांस्य युग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते हैं, बताइए। तो सिंधु सभ्यता के लोग अगर बात कर लें तो ये पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, भगवान शिव की कह सकते हैं, पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं। बात कर लेते हैं रीजनिंग के प्रश्नों की दोस्तों। अगला प्रश्न है रीजनिंग से रिलेटेड, कि उस लुप्त शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है, बताइए। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्नों को पहले हम उस प्रश्न की क्या कह रहा है, गैपिंग कितना है, या अल्फा न्यूमेरिक जैसे शब्द आते हैं तो उसके हम जो है अल्फाबेट नंबर क्या है, इस पर हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए ओ एन एम एल के जे और डैश एफ ए टी की बात, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप देखेंगे, कि ओ से एल की तरफ कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, ना। अब बात कर लें यल सी आई की तरफ, ठीक है, जो होगा आपका, और उसके बाद एन की बात करें अगर हम, एन से के की तरफ, कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, हो रहा है। और इसके बाद अगर बात कर लें एम से जो है जे की तरफ, ये कितना हो रहा है भैया, ये भी आपका अगर देखा जाए तो -3 हो रहा है, -3। ठीक। अब यहाँ पे फिर हम यही करेंगे, एल से अगर -3 जाएंगे कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक। अगर अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं, जे से -3 जाएंगे कितना हो जाएगा, जे से -3 जाएंगे अगर हम, कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। आई जी कहीं दिख रहा है, ऑप्शन आपका जो है सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, बताइए। यदि ओ को 16 और को 42, ठीक है, तो फ्रंट को किससे लिखा जाएगा, बताइए, किससे लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को हमें करने के लिए पहले तो हम इसके प्लेस वैल्यू को देखें कि प्लेस वैल्यू क्या कह रहा है। ठीक है, ओ का जो प्लेस वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा, 16 हो रहा है, सॉरी 15 होता है, कितना होता है, 15 होता है। ठीक। 15 प्लस 1 16 हो गया। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है भैया, 6 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू मैंने अभी बताया 15 होता है। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, अगर देखा जाए आर का प्लेस वैल्यू तो 18 होता है, ना, होता है ना भैया। जोड़िए, कितना होगा, जोड़ने पे कितना आएगा, प्लस इसमें एक जोड़ दीजिए, प्लस इसमें एक जोड़ दीजिए, प्लस इसमें एक जोड़ दीजिए, ये 7 प्लस 16 प्लस 19, 42 हो। यानी सभी के प्लेस वैल्यू में हम +1 जोड़ते चले जाएंगे, सभी के प्लेस वैल्यू में हम +1 जोड़ते चले जाएंगे। तो +7 +19 +16
प्लस 15 प्लस 21। अगर आप देखेंगे सभी का जो प्लेस वैल्यू उसमें हम एक जोड़ते जाएं कितना हो जाएगा 78। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे 78 जहां कहीं भी दिखे। ठीक। ठीक है। इस टाइप के प्रश्नों को हम इसके प्लेस वैल्यू को देखेंगे कि प्लेस वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे हमें पता चल जाएगा कि कर क्या रहा है खेला, खेला क्या हो रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए क्या हो रहा है। यहाँ पे श्रृंखला जो है लुप्त स्थान के करना है, क्या हो रहा है। इस टाइप की श्रृंखला को हम देखेंगे गैप में क्या हो रहा है। गैप में क्या हो रहा है, एक बढ़ भी सकता है, एक को छोड़कर दूसरा। यहाँ पे अगर देखा जाए 94, 105, 92, यानी देखो क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे एक को छोड़कर हो रहा है। 94 के बाद अगर हम जो बात करें 92 की, 105 से बात करें 107। ठीक है, 100 यही खेला हो रहा है। तो 94 में कितना जोड़ा है, +2। और यहाँ पे क्या हो रहा है, +2। ठीक, यही हो रहा है ना, +2 +2। 107 में फिर अगर हम जोड़ेंगे, 107 क्या जाएगा ना यहाँ पे, 107 में प्लस जोड़ेंगे, 109 कहीं दिखाई दे रहा है क्या। नंबर आपका डी सही है, +2 हो रहा है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इसमें विषम शब्द की बात हो रहा है कि विषम कौन सा है। कार, ऑटो रिक्शा, वैन, टैक्सी। तो कार, ऑटो रिक्शा, वैन और टैक्सी, बताइए। विषम की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा जब भी विषम की बात हो हम समझेंगे कि क्या कह रहा है। कार आपका फोर व्हीलर होता है, वैन भी फोर व्हीलर होता है, टैक्सी भी फोर व्हीलर होता है, लेकिन जो ऑटो रिक्शा है ये क्या होता है, ये थ्री व्हीलर होता है, तीन चक्के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर में जाएंगे बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है श्रृंखला से ही है, अब बताइए क्या होगा। इसमें हम देखेंगे श्रृंखला जो है, सीरीज जो है, ये बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है या घटते हुए क्रम में हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीरीज क्या हो रहा है, घटते हुए क्रम में चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं खेला क्या हो रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। 109 और 174, 109 और 74, तो कितने का गैप है। 109 से 74 में हमें लग रहा है कि यह हो जाएगा 35 का गैप, -35। ठीक है, 74 से 46 माइनस कितना होगा, 28 से 25 की बात कर लें तो कितना हो जाएगा भैया, 28 से 25 -21 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात कर लें 11, 25 से ये हो जाएगा आपका जो है 14। ठीक, 14। अभी खेला नहीं समझ में आया कि खेला क्या हो रहा है ना। अब देखो, अगर जैसे इसमें ना समझ में आए तो अब एक बार हम फिर से सीरीज करते हैं। जो 35 और 28 का है अंतर, इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। ठीक है, +7 हो रहा है। ये इधर का जो सीरीज चलेगा ये ऐसे सीरीज चलेगा, इधर ये ऐसे, +7 हो रहा है। 21 से 28 में +7 हो रहा है। अब इसमें देखा जाए +7 हो रहा है, इसमें भी देखा जाए तो क्या होगा, +7 होगा। हाँ, +7 होगा। तो ये 7 कब होगा, ये 7 कब होगा, अगली संख्या क्या होगी कि 11 में जोड़ा जाए 7। हाँ, ये हो जाएगा आपका जो है, 4 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन में हम जाएंगे डी के साथ। यहाँ पे आप 4 होगा, जो लुप्त संख्या है 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 होगा। तो अगर देखिए, ठीक, इधर गए हम, इधर गए, तो यहाँ पे आपका जो है 4 आएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। निम्नलिखित श्रृंखला में जो है लुप्त पद ज्ञात करना है। और ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे जो फिगर होना चाहिए था ये मैंने लगाया नहीं है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हम कल से फिर करा देंगे। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित है, बताइए। खिलाड़ी टीम, तो और अगला क्या होगा। खिलाड़ी टीम है तो अगला क्या होगा। खिलाड़ी टीम तो कार समूह, जहाज बेड़े, हवाई जहाज उड़ान या पेंडे। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जो है, जहाज और बेड़े। खिलाड़ी का संबंध किससे है, टीम से है। जहाज का संबंध किससे है, बेड़े से होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख रीसर्पो, सांप और किंग कोबरा को दर्शाता है, बताइए। तो ये दर्शाता है कौन सा, बताइए। ये दर्शाता है कौन सा, बताइए।
बताइए किसे दर्शाता है? तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए इस प्रश्न में, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हम जाएँगे ऑप्शन नंबर किसके साथ? 2 के साथ। क्योंकि रीसर्प क्या है? सर्पों का एक समूह जो होता है, उसी को मतलब इस कैटेगरी में आते हैं। उसके अंदर सांप भी आता है, और जो है सांप के अंदर देखो अलग-अलग कैटेगरी होती है, कोबरा। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे किसके साथ? बी के साथ, यानी 2 के साथ। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, बताइए क्या होगा? अगला प्रश्न क्या होगा? इनमें से विषम की बात हो रही है, भूविज्ञान, तांत्रिक विज्ञान, त्वचा विज्ञान या स्त्री रोग विज्ञान, बताइए। तो इनमें से विषम की जो बात हो रही है, तो विषम क्या है? तांत्रिक विज्ञान, त्वचा विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान, ठीक है। तो जो आपका ये तीनों है, ये किससे संबंधित है? ये तांत्रिक तंत्र से संबंधित है। त्वचा विज्ञान जो है मानव की त्वचा रोग से संबंधित है। स्त्री जो है ये महिला प्रजनन और मतलब स्त्री रोग से संबंधित है। लेकिन भूविज्ञान जो है ये आपका पृथ्वी के ठोस पदार्थों और संरचनाओं का अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। दिए गए शब्दों में वर्णाक्रम मतलब व्यवस्थित करना है, क्या होगा? नौकरी, विद्यालय, महाविद्यालय, जन्म या मृत्यु। तो पहले क्या आता है? पहले हम पैदा होते हुए नौकरी पाते हैं क्या? नहीं, पहले क्या होता है? जन्म, यानी चार जहां दिखता है। इस टाइप के प्रश्नों को हम ऐसे करेंगे, कैसे? देखो, जन्म हो गया, जन्म हो गया, ठीक है, जन्म हुआ ना, जन्म हुआ यानी चार, चार जहां दिखाए वो ऑप्शन ले लो, यानी आपका जो है डी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा। ठीक है, जन्म के बाद क्या होता है? जन्म के बाद हम क्या करते हैं भैया बताओ? जन्म के बाद हम विद्यालय जाते हैं। जन्म होता है, बच्चा बड़ा होता है, विद्यालय जाता है, यानी भी ये सब सही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? विद्यालय के बाद क्या होता है? विद्यालय के बाद हम जाते हैं महाविद्यालय में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? महाविद्यालय में, यानी आपका सी भी नहीं है। ठीक है, महाविद्यालय के बाद हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? नौकरी करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नौकरी करने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अब ये है आपका मैथ से, बताइए। एक दुकान जो है में चार खरीदे, चार वस्तु खरीदे, एक मुफ्त पाए, प्रचार योजना चल रही थी, कुल छूट कितने प्रतिशत है, बताइए। यहाँ पे छूट पूछ रहा है, ठीक है। क्या कितने खरीदे हम, यहाँ पे ध्यान रखना है, कितने खरीदे हैं हमने? चार खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? चार खरीदे हैं, प्लस एक क्या बोला है मुझे? एक मुफ्त मिला है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कितने परसेंटेज की जो है छूट चल रही है, ठीक है। तो कुल छूट जो होता है इसके परसेंटेज का क्या निकालेंगे हम, कि मुक्त वस्तु बटे कुल वस्तु, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? जो है आपका मुक्त वस्तु, और जो है मुक्त में कितने मिले? एक, ठीक है, एक मिले हैं। और कुल वस्तु कितने हैं, मतलब अगर देखा जाए तो कुल वस्तु कितने हो गए? टोटल तो पांच हो गया ना। तो इसका फार्मूला क्या निकलता है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे निकलेगा एक, ब्रैकेट में रहेगा, ध्यान रखिएगा, 4+1, ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज। अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो ये 20% के लगभग आएगा। कितना? 20% के लगभग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए क्या होगा? यदि ए अनुपाते बी, यानी एक अनुपाते दो है, बी अनुपाते सी दो अनुपाते एक है, या ए बी सी का मान क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ए अनुपाते बी कितना है? ए अनुपाते बी कितना है भैया? ये आपका एक अनुपाते दो है, ठीक है। बी अनुपाते सी की बात कर लें, बी अनुपाते सी की बात कर लें, तो ये कितना है आपका? दो अनुपाते एक है, ठीक है। फिर इसी अवधारणा को हम हल करेंगे, इसी अवधारणा को हम हल करते हुए करेंगे कि बी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना हो जाएगा? तो ए अनुपाते बी, ठीक है, बी का क्या चिन्ह चल रहा है? बी का दो, एक अनुपाते दो अनुपाते एक, यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि 21 सेमी व्यास वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्र क्या है? इस टाइप में हम फार्मूला क्या अपनाते हैं कि एक इसमें फार्मूला लगेगा 2 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या लगेगा? 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है? गोले की जो त्रिज्या है, ठीक है। तो गोले का जो व्यास कितना है? 21 सेमी है। गोले का जो व्यास है कितना है? 21 सेमी। फार्मूले के अनुसार अगर हम व्यास देखेंगे तो क्या हो जाएगा?
क्या फार्मूला लगेगा 4, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, यही फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 आपका क्या हो गया, गोले का व्यास, यानी आप अगर पूछ रहे आर क्या है, गोले का व्यास है, 21/2 करेंगे हम, 21/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये डिवाइड करने के बाद आएगा आपका जो है 10.5 सेमी आएगा, ठीक है, 5 सेमी आएगा। अब हम करेंगे पृष्ठ, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें उस फार्मूलों को यूज करते हुए बात करेंगे, तो 4 पाई, ठीक है, 4 पाई आपका कितना आया, जो व्यास हमने निकाला वो कितना है, 10.5, 10.5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर समथिंग आएगा ये 1336, 1336, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम जाएं किसके साथ, कहीं दिख रहा है बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, यदि 9 श्रमिक किसी कार्य को 28 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, तो 21 घंटे में समान निर्माण कार्य करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, बताइए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न को हम कैसे करें, इस प्रश्न करने का सबसे सरल तरीका क्या है, किसी कार्य को 9 श्रमिक 28 घंटे में एक दीवार को निर्माण करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला हम क्या लगाएंगे, M1 इंटू ये टाइम, ठीक है, टाइम T1 इक्वल टू M2 इंटू क्या होगा आपका T2, ठीक है। ये फार्मूला को हम यूज करते हुए ध्यान रखिएगा, M1 M2 क्या है, श्रमिकों की संख्या है, T1 T2 क्या है, लिया गया जो समय है। ध्यान रखिएगा, हम मान लेते हैं कि एक श्रमिक जो है किसी काम को 21 दिनों में समान निर्माण में पूरा करता है, ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार जो है, तो ध्यान रखिएगा एक्स, ठीक है, हमने एक्स माना है 21। अब ध्यान रखिएगा 9 श्रमिक हैं, इंटू हम 28 करेंगे, कितना समय लग रहा है, 28 घंटे, ये कितना हो जाएगा फिर इक्वल टू एक्स, एक का तो पता है ना, एक का नहीं पता है, तो एक्स मैंने माना इंटू 21, ठीक है, 21 दिया हुआ है इस प्रश्न में। अब यहाँ पे मैंने एक्स को इस साइड किया, आओ भैया, एक्स इक्वल टू, फिर मैंने ब्रैकेट में 9 इंटू 28, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम ये करेंगे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 28 करेंगे कितना हो जाएगा, 252, 252 हो जाएगा बटे 21, अगर डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग आएगा 12, यानी एक्स की जो वैल्यू आ गई 12, यानी श्रमिकों की जो संख्या कितनी है दूसरी, ये कितना है, 12 है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए 17,500 अंकित मूल्य वाला एक टेलीविजन सेट 14,000 रुपए में उपलब्ध है, दी जाने वाली छूट क्या होगी। तो दी जाने वाली जो छूट है वो क्या होगी, यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो टेलीविजन का जो वास्तविक मूल्य है वो कितना है भैया, पहले हम क्या करेंगे, टेलीविजन का जो वास्तविक मूल्य है कितना है, 17,500, ठीक है, वास्तविक मूल्य। और दिवाली के सेल में क्या हुआ है, इसे जो है 14,000 रुपए में उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि दिवाली में क्या हुआ, इसे 14,000 रुपए में उपलब्ध कराया गया है, ऑफर में, ठीक है, ऑफर में, इसी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि दी जाने वाली जो छूट है वो कितने परसेंट, दी जाने वाली छूट हम निकालेंगे, वो छूट यानी परसेंटेज को निकालने के लिए, छूट की परसेंटेज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, वास्तविक छूट कितने का है, छूट कितने का है बटे वास्तविक, ठीक है, वास्तविक मूल्य, ब्रैकेट में रहेगा ये इंटू 100 कर। अब छूट कितने का है, छूट कितने का है ये निकालेंगे हम ना, तो ये 17,500 का है, माइनस कर देंगे कितना हम, 14,000, ठीक है, कितना आता है 3500 रुपये, ठीक है, 3500 रुपये का हमें छूट मिला है वास्तविक मूल्य से। अब देखिए
अब यहाँ पे हम कितने क्या करेंगे कि 3500, 3500 पाँच 17,500, ठीक है, इंटू 100, परसेंटेज निकालते हैं ऐसे ही, ऐसे निकालते हैं, तो ये समथिंग आएगा आपका 20% का छूट। ठीक है, कितना? 20% का छूट आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, आपका कौन सा सही है? बी सही है। दोस्तों, क्लास आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, वंदे